वैसे ठीक है। चलिए आज से हम बनाएंगे मैथ्स के बेसिक वीडियो। इसमें कैलकुलेशन, संख्या के बारे में कोई जानकारी, गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना, क्योंकि कंपटीशन में मैथ्स रीजनिंग एक कॉमन हो जाता है। हर कंपटीशन में लगभग ये देखा गया कि मैथ्स और रीजनिंग के चैप्टर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन पूछा जाता है। जो लोग तैयारी पहली बार कर रहे हैं उनमें दिक्कत होती है कि उनके मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या कैलकुलेशन कैसे करना है, उनको आइडिया नहीं होता ऐसा करना। तो हम आज अपनी यूट्यूब की पहली वीडियो बना रहे हैं संख्या पद्धति पर। इसमें हम संख्या के बारे में कैलकुलेशन बनाएंगे। चलिए, तो संख्या पद्धति का हम 4 वीडियो लेके आएंगे। 20 मिनट का हो सकता है वीडियो रहे, घंटे का भी हो सकता है। आज संख्या पद्धति का हमारा पहला वीडियो है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि संख्या पद्धति के जो वीडियो रहेंगे उसमें क्या क्या रहेगा। देखिए, पहले वीडियो में आपको मिलेंगे, इसमें पूरे संख्या के बारे में बताया जाएगा, संख्या के बारे में पूरा बताया जाएगा। दूसरा रहेगा जो आपका कैलकुलेशन बेस पे होगा, कैलकुलेशन बेस पे होगा। तीसरा आपका वीडियो बनेगा इकाई ज्ञात करना, और चौथा वीडियो रहेगा दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। और एक लास्ट में क्लास रहेगी, मतलब 5वां वीडियो में विविध नाम से रहेगा। इसमें आपको जो चीज़ें अब इसके बाद जब बचेंगी उसके बाद से इसमें 1 घंटे आधा घंटे का वीडियो जैसा भी रहेगा तो टेबल उसी तरह से शूट किया जाएगा। आज हम संख्या को समझते हैं। बहुत बेसिक से चलेगा, बहुत ही बेसिक से, कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ क्लास आप ले रहे हैं। पहली वीडियो से आपको मजा आएगा देखने में। पहले थोड़ा चर्चा हम जोड़ घटाना का कर लेते हैं, फिर आते संख्या। जोड़ के लिए में बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, बहुत से लोग जोड़ नहीं पाते। जैसे मैंने आप पहला है सवाल कि अगर मैं 5 और 5 को जोड़ता हूं तो कितना मिलता है, तो ये 10 मिलता है। इस संख्या का आंसर तो 10 आ गया, दोनों का आंसर 10 आ गया, लेकिन ये 10 प्लस का है कि माइनस का, इसका डिसाइड ये बगल का सिंबल करेगा। किसी संख्या के बाया साइड का अंक, साइन, ये बताता है उस संख्या का वैल्यू ऋणात्मक है या धनात्मक है। इसका वैल्यू धनात्मक है। दूसरा मैंने कहा 5 माइनस 5, एक बार प्लस की 5 किया, एक बार माइनस, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बार मैंने -5 प्लस 10, यानी -5 और प्लस 10 का कैलकुलेशन करने पे क्या होगा, इसका हल क्या आएगा। यानी हम 5 रुपये किसी से लिए थे और उसे 10 रुपये दे दिए, तो अब वो मेरा 5 ले लिया, यानी अब हम प्लस में हो गए, यानी इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 5 लिखिए या 5 लिखिए, दोनों का मतलब वही है। और चौथे स्टेप का कहीं लिखा है -10 प्लस 5, यानी हम किसी से 10 रुपया उधार लिए थे, उसको 5 दे दिए, तो अभी मुझे उसे कितना और देना है, तो उसको मुझे 5 रुपया और देना है, ये भी हम 5 रुपया और बाकी चल रहे हैं। ये 4 जोड़ के नियम पे है, इसको समझना होगा बार बार कि अगर हम 5 5 को जोड़ते हैं तो 10 आता है, और 5 मेरे पास था, 5 खत्म हो गए, अब कितना हो गए, 0। हम किसी से 5 रुपये उधार लिए थे, 10 उसको दे दिए, तो इसका मतलब अब हम 5 रुपये ज़्यादा दे दिए उसे, तो यानी हमारा पास कितना +5 आ गया। हम किसी से 10 रुपये उधार लिए थे और 5 रुपये उसको सौंप दिए, दे दिए, तो अभी उसका कितना बाकी, हम 5 रुपये। यानी अगर इतनी बातों को हम समझ चुके तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पूछे 8 और 8 कितना होगा, तो जवाब होगा 16। -10 प्लस 3 कितना होगा, तो -10 प्लस 3, तो इसका मतलब -7, क्योंकि हम 10 लिए थे, 7 3 लौटा दिए, तभी 7 और देना है।
लेकिन अगर हम 3 -3 + 13 लिए हैं, इसका मतलब -10। क्यों? क्योंकि 3 हम बाकी थे और 13 उसे लौटा दे दिए। सॉरी, इसका उत्तर +10 होगा, क्योंकि 3 हम दिए थे उधार और 13 उसे दे दिए, तो अब हमारा कितना बढ़ गया उसके पास? 10। और अगर हमने कहा -8 +8, इसका मतलब कितना हो गया? 0, क्योंकि यहाँ +8 और -8 दोनों कट के कितने हो गए? 0 हो गए। तो ये जोड़ के सबसे बेसिक नियम है। और कभी अगर ऐसे कैलकुलेशन में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे -5 और -5 कभी ऐसे जोड़ने का तरीका आ गया, मान लिया एक तरीका आ गया -8 आ गया, तो इसका मतलब इसमें क्या करेंगे? तो इसका मतलब होगा -16 होगा। क्यों? क्योंकि एक बार हमने माइनस लिया, उधार लिया, फिर से 8 उधार लिया, तो हम टोटल कितना बाकी हो गए? 16। सारी बातों का मतलब इतना हुआ कि अगर 2 बार हमको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, 2 बार पॉजिटिव नंबर में, जैसे हमने कहा 12 + 12 कितना हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। -12 - 12 कितना हो जाएगा? तो -24। -12 + 12 कितना हो जाएगा? तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 0। जितना मैंने लिया था उतना मैंने दे दिया, 0 हो गया। तो ये कंडीशन याद रहे, यहाँ पे दोनों के पॉजिटिव वैल्यू थी, इसलिए इस तरफ पॉजिटिव आया, दोनों नेगेटिव थे, यानी प्लस प्लस तो जुड़ेगा और उसकी वैल्यू प्लस ही हो जाएगी। माइनस माइनस के अगर 2 वैल्यू को कभी जोड़ना हुआ तो उनके वैल्यू को तो जोड़ लेंगे, लेकिन जो सिंबल होगा वो माइनस का लगा देंगे। एक बार प्लस और एक बार माइनस, अगर दोनों वैल्यू समान हो तो इसका आंसर हमेशा 0 आ जाता है। तो ये कैलकुलेशन हो गया। और कभी अगर प्लस माइनस बढ़ जाता है, देखिए कुछ कंडीशन बता दे रहे हैं कि अगर एक बार प्लस मिले फिर से प्लस मिले, तो इन दोनों को हम जोड़ लें, इनके वैल्यू को जोड़ के इसका जो वैल्यू सिंबल होगा वो प्लस का लिख देते हैं। एक बार माइनस में फिर माइनस में मिल गया, तो इन दोनों के वैल्यू को जोड़ेंगे, लेकिन जो सिंबल होगा वो क्या लेंगे? माइनस लेंगे। और एक बार प्लस मिले और एक बार माइनस मिले, तो इनको हमेशा क्या करेंगे? घटाएंगे। बड़े में से अगर बड़े से घटेगा तो उसका चिन्ह लगेगा, छोटे से घटेगा तो उसका चिन्ह लगेगा, यानी अगर बड़े से घटेगा तो प्लस लगा देंगे, छोटे से घटेगा तो माइनस लगा देंगे। इसका मतलब इधर हम बता देते हैं, जैसे मैंने कहा -13 -13, अगर ऐसे सिस्टम आ गए तो इसका उत्तर मतलब -26। -13 + 13, इसका मतलब हो गया दोनों कट के कितने हो गए? 0 हो गए, क्योंकि एक बार +13 एक बार -13 0 हो गए। मैंने ले लिया -20 + 6, इसमें बड़ा 20 है लेकिन माइनस का है, घटेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है? घटते हैं। बड़े में से घटेगा तो बड़े का चिन्ह लगेगा, छोटे से घटेगा तो छोटे का चिन्ह लगेगा। यहाँ 20 से कम हो रहा तो 20 से 6 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 14। 20 का चिन्ह क्या है? प्लस का या माइनस का? माइनस का, तो इसका उत्तर हो जाएगा -का 14। अगला स्टेप जैसे मैंने ले लिया -6 + 20, फिर से वही है, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, तो प्लस और माइनस हमेशा क्या होते हैं? घटते हैं। अगर प्लस से कम हो रहा है तो प्लस लगेगा, माइनस से कम होगा तो माइनस लगेगा। देखिए यहाँ से माइनस से कम हुआ था इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे -6 कम होगा 20 से, इसलिए इसका उत्तर 14 होगा। +14 लिखने से भी कोई फर्क नहीं, 14 अगर ऐसे लिखा तो इसका मतलब ये प्लस है, ये तो प्लस है ही। यानी ये 4 कंडीशन से हमें समझ जाएंगे कि जोड़ना कैसे, घटाना कैसे। यानी इतनी आप चीज़ें हमको दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ माइनस वैल्यू को तो जोड़ेंगे लेकिन उसके चिन्ह को माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस को हमेशा घटाएंगे। यहाँ पे उतना ही माइनस था उतना ही प्लस 0 हो गया, यहाँ भी प्लस माइनस को घटाया गया, यहाँ माइनस से घटाया गया इसलिए वैल्यू माइनस की गई, यहाँ पे प्लस से घटाया गया इसलिए वैल्यू प्लस की गई। आइए इसके आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसके आगे हम आ जाते हैं, कैलकुलेशन पार्ट बाद में देखेंगे, प्लस माइनस को जान गए, थोड़ा सा संख्या के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि 18 क्या है? 18 एक संख्या है। 18 क्या है? 18 एक संख्या है, एक संख्या है। फिर प्रश्न बनेगा 18 संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी हुई है? तो इसका जवाब होगा ये 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है। 18 संख्या है, कितने अंकों से मिलकर बनी हुई है? 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों से मिलकर बनी है, 2 अंकों की संख्या है। अब कंडीशन आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें इसका इकाई अंक क्या है? 18 का इकाई अंक कोई पूछे तो क्या है? तो 8 है। इसका दहाई अंक क्या है? तो इसका दहाई अंक 1 है। इस
इसमें सैकड़ा तो नहीं आया है। जैसे मैंने लिया 222, 222, इसमें इकाई अंक ये है, दहाई अंक ये है, इसका सैकड़ा अंक ये है, लेकिन इन सबको मिला के क्या बनाया गया है, इन सबको मिला के एक संख्या बनाई गई है जिसका नाम क्या है, 222। अर्थात हम बोलेंगे कि 222 एक संख्या है, कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, उसका इकाई अंक 2, उसका दहाई अंक 2, उसका सैकड़ा अंक 2। हमने ले लिया 1985, यह एक संख्या है, कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, इसका दहाई अंक क्या है, 8 है, इसका सैकड़ा अंक कौन सा है, 9 है, इसका हजारवां अंक कौन सा है, ठीक है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 4 अंकों की ये संख्या हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। यानी एक संख्या है, अंकों की बात हो गई, कितने अंकों की थी, इसका इकाई क्या है, दहाई क्या है, इससे हम लोग जान गए। अब बढ़ते हैं इसके स्टेप और आगे, धीरे धीरे बेसिक से बेसिक चीजें पहले समझेंगे, फिर हम इसका नोट्स बनवाएंगे पूरा पूरा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब थोड़े इसके आगे चलेंगे, प्लेस वैल्यू याद करेंगे इसकी, जिसको हम बोलते हैं स्थानीय मान। जैसे हम एक सवाल से स्पष्ट कर देते कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा। देखिएगा मार्कर होगा बैग में थोड़ा कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक मार्कर नहीं मिलेगा। जैसे मैंने ले लिया 72,895 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, आइए समझते हैं क्या होगा। तो 2 का स्थानीय मान जाने के लिए 2 लिख लेते हैं। 2 के बाद कितने अंक हैं, तो 2 के बाद 1, 2, 3 अंक हैं, तो 1 अंक रहे तो 1 जीरो बढ़ा दीजिएगा, 2 अंक रहे 2 जीरो, 3 अंक रहे 3 जीरो, क्योंकि बोलिए कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजारवां को शो कर रहा, अर्थात कि कितना हो जाएगा, 2000। तो फिर क्या बनेगा, कभी स्थानीय मान निकालना हुआ, 2 का स्थानीय मान निकालना है, 2 के आगे कितने नंबर हैं, 3, तो 3 जीरो लगा देंगे स्थानीय मान। अगर हमको 7 का स्थानीय मान निकालना हो तो 4 जीरो लग जाएंगे। अगर मुझे 9 का स्थानीय मान निकालना हो तो 1 जीरो। अगर मुझे 5 का स्थानीय मान निकालना हो तो 5 के आगे तो कोई संख्या नहीं है, तो उसका स्थानीय मान भी क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ये सब स्थानीय मान बताएगा, ये सब स्थानीय मान होता है। अब आते हैं जातीय मान पर। जातीय मान पर पूछेगा 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा। 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 होगा। 8 का जातीय मान क्या होगा, वो 8 ही होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 होगा। 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 होगा। अर्थात स्थानीय मान और जातीय मान में ये जान लीजिएगा कि अगर स्थानीय मान बोलेगा तो उसके दाहिनी ओर जितने अंक होंगे उस संख्या के बगल में उतने जीरो लगा के उसका स्थानीय मान हम ज्ञात कर लेंगे। अगर जातीय मान की बात करें तो जिस संख्या का जातीय मान पूछेगा वही संख्या ही जातीय मान हो जाती है, यानी ये स्थानीय मान हो गया और ये जातीय मान हो गया। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते रहिएगा, जहां जरूरत लगेगा वहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहली और एक क्लास हमारी लगभग कैमरे पे चल रही है, इससे पहले बनाया हूँ वीडियो लेकिन उतना सटीक नहीं बना पाया हूँ। थोड़ी सी मान लिया कहीं आपको देखने में क्वालिटी की कमी होगी तो अभी ये मोबाइल से वीडियो बन रही है। आगे अगर आप लोग का सपोर्ट हुआ चैनल को, अगर हमारे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वीडियो आपको मिलेगी। डिजिटल बोर्ड पर वीडियो फिर बनाएंगे, बहुत हेल्प होगी आपकी इससे। अब हम लोग धीरे से एक स्टेप और आगे कवर करते हैं, बहुत आसानी से मैथ का बेसिक सीखेंगे और रिवीजन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम संख्या के बारे में तो पढ़ेंगे ही, संख्या के बारे में आपको बता भी रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि सम संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। उसके पहले कुछ बातें जान लीजिएगा, क्या क्या होता है, कैसे कैसे मिलकर बनती है, कैलकुलेशन क्या होता है। अब हम संख्या के बारे में पहुँचते हैं। चलिए आइए संख्या के बारे में समझते हैं। पहले तो बचपन से ही बच्चे पढ़ते हैं, पहली क्लास से स्टार्ट हो जाता है उसका
कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर हम बात करेंगे, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, बहुत जरूरी और इनके अंतर को जानना बहुत जरूरी है। अगर गिनती लिखी गई है 1 से लेकर 1 2 3 इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, ये प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखा गया है, यानी 1 से लेकर अनंत तक लिखा गया है तो प्राकृतिक संख्या है। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो अब 1 से था अनंत तक तो प्राकृतिक था, लेकिन अगर हम 0 से स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक को बोलते हैं तो क्या हो जाता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पूर्ण संख्या। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आता है सम संख्या किसे कहते हैं। सारी बातें सुनी गई होंगी, लेकिन आपको स्पष्ट करना है, अलग देखना है कौन सा है, सारों को मिलाना नहीं है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से होगी, 1 से अनंत तक होगी। पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 से अनंत तक होगी। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से कट जाए, 2 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, जो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी उसे हम बोलेंगे सम संख्या। जैसे आएगा, इसमें क्या क्या, इसमें आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, इनफाइनाइट ऐसे चलता है, अनंत तक चलता है। ये सब लोग 2 से विभाजित होते हैं। अब इसके अगले स्टेप में आ जाएगा मेरा विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या। तो इसका परिभाषा होता है, सम का परिभाषा तो हुआ ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है। विषम का परिभाषा होगा ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। कहेंगे अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो 2 से नहीं कटेगा उसको हम क्या ले लेंगे, विषम ले लेंगे। इसमें क्या आएगा, एक क्या 2 से कटता है, नहीं कटता है, विषम हो गया। इसके बाद से इनके जो अंक बचे हुए वही हो जाएगी आपकी विषम। उसके बाद से क्या होगा, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यानी हमें ये लगता है और विश्वास है कि आपको ये बातें इतनी समझ में आ गई होंगी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। अगर 1 से लेकर अनंत तक की बात करेंगे तो प्राकृतिक, 0 से लेकर अनंत तक की बात करेंगे तो पूर्ण। अनंत मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ऐसा वैल्यू जहाँ पर हम ज्ञात नहीं कर पाए, बहुत दूरी तक की वैल्यू चली गई है। सम संख्या क्या हो गया, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। विषम क्या हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। अब आते हैं इसके अगली बात, भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। अभी तक तो बेसिक थी, इसका कोई यूज कंपटीशन में बहुत कम यूज है, हाँ नंबर सिस्टम में तो बताना तो है ही, लेकिन संख्या पद्धति में इसकी यूज है। लेकिन भाज्य अभाज्य का यूज ज़्यादा आपको गणित में दिखेगा। और अभाज्य तो लगभग हर एग्जाम में इससे तो एक सवाल पूछ ही लेता है, लगभग पूछ ही लेता है। अगर 10 एग्जाम होंगे तो 6-5 एग्जाम में चाहे संख्या पद्धति में उठा के पूछ लिया है, या आपको विभाजता के नियमों में उठा के पूछ लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है पहचानना कि अभाज्य है भाज्य है, दिक्कत होता है। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, अभाज्य की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा से स्पष्ट करने तो पहले आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम भाज्य और अभाज्य को एक साथ समझाएंगे, दोनों की बारीकियों को कि दोनों में क्या बारीकियां हैं। पहले हम लेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, फिर लेंगे भाज्य संख्या। परिभाषा हम बहुत बोल के नहीं लिखवा रहे, क्योंकि कंपटीशन की क्लास की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप 6th 7th 8th में पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। किसी भी नवोदय विद्यालय में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक तो मैथ जानना ही होगा। अगर आप जो तना गुणा भाग संख्याओं के बारे में जानेंगे तो फिर आप आगे बात तक कुछ समझने में दिक्कत होगी। आइए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कब ये भाज्य, कैसे हम जानेंगे कि ये भाज्य है, कैसे मानेंगे कि ये अभाज्य है। भाज्य के लिए अभाज्य के लिए कुछ बातों को जानना होगा। जैसे इसकी परिभाषा आती है, ऐसी संख्या जो एक से एवं स्वयं से, एक से एवं स्वयं से विभाजित हो,
एक एवं स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, जिसको हम लोग कहते हैं कट जाए, विभाजित हो या कट जाए। यानी ऐसी संख्या जब उसमें हम एक से भाग दें तो कट जाए, पूरी पूरी चलिए भाग, और स्वयं से मतलब जो संख्या है उससे ही दे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। और ये किसी अन्य नंबर से नहीं कटेगा, यानी ये एक से कट जाएगा और ये स्वयं से कट जाएगा, मतलब एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे इसको। और भाज्य की परिभाषा क्या होती है, पहले परिभाषा दोनों को हम समझाएंगे, फिर एग्जाम्पल लेते, थोड़ा सा आसानी रहेगा। ऐसी संख्या जो एक से विभाजित हो, एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, अथवा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, अथवा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। यानी इसमें क्या होगा, एक से होगा, ठीक है, स्वयं से होगा, ठीक है, किसी न किसी अन्य संख्या से भी अगर हो गई तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। फर्क समझिएगा, इसमें एक और स्वयं है, इसके एक से भी है, स्वयं से भी है और अन्य से भी है। जैसे मैंने कहा एक को ले लेते, चलिए सोचते हैं, तो एक को मैं अभाज्य में रखूं कि भाज्य में रखूं, कहाँ रखूं, या ये दोनों नहीं है, अभाज्य है भाज्य है, या दोनों नहीं है, समझते हैं। एक सिर्फ एक लोग से विभाजित होता है, सिर्फ एक लोग से। इसकी एक परिभाषा और होती है अभाज्य की, कि ऐसी संख्या जिसके अधिकतम दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके अधिकतम दो गुणनखंड हो, मतलब अधिकतम दो गुणनखंड, उससे ज्यादा उसके गुणनखंड होंगे ही नहीं। तो अब अगर हम एक से पूछेंगे तो एक ही तो गुणनखंड हुआ, एक ही से तो कट रहेगा एक, तो इसलिए एक को हम अभाज्य में नहीं रखेंगे। हम पहले में किसको लेंगे, दो को लेंगे। दो किससे विभाजित होगा, दो हमारा एक से भी विभाजित होता है और स्वयं से विभाजित होता है, इसलिए हम दो को क्या मान लेंगे, अभाज्य संख्या मान लेंगे। अब आते हैं तीन पर। तीन को क्या मानेंगे हम, भाज्य मानेंगे। अभाज्य तीन हमारा एक से विभाजित होता है और स्वयं से होता है, ये भी कहाँ पहुंच गया मेरा, अभाज्य में। अब हम चार पे आते हैं। अगर चार को मैं यहाँ रखता हूँ तो चार तो मेरा एक से विभाजित होगा, ठीक है, स्वयं से चार से भी विभाजित होगा, ठीक है। क्या ये चार अन्य किसी से अगर विभाजित हुआ, अगर अन्य से विभाजित हुआ तो पहुंच जाएगा भाज्य में, और अगर अन्य से विभाजित नहीं हुआ तो कहाँ पहुंच जाएगा, अभाज्य में। लेकिन यहाँ पे ये दो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा, इसलिए दो अभाज्य हो गया। तीन एक से विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित होगा, तो तीन आपका अभाज्य है। लेकिन चार हमारा एक से विभाजित तो होता है, स्वयं से विभाजित होता है, स्वयं से विभाजित होता है। और ये किसी अन्य का मतलब क्या हो गया, अन्य का मतलब हो गया, जैसे चार को हम इसलिए यहां लेके आ रहे हैं क्योंकि ये एक से कटता है, दो से भी कटता है, चार से भी कट जाता है, यानी ये एक से हो गया, ठीक है, स्वयं से भी हो गया। अन्य मतलब जो ये अन्य नाम लिखा गया था इस वर्ग की परिभाषा में, अन्य वो कौन है, दो है, इसलिए हमारा चार अभाज्य में आता है। तो चार हमारी सबसे छोटी या पहली भाज्य संख्या हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि चार में ये तीनों परिभाषा के गुण है। देखिए एक से भी है, स्वयं से भी है और अन्य से भी है। यहाँ अभाज्य में जो एक और स्वयं से विभाजित होगा वो अभाज्य होगा, और भाज्य में स्वयं से विभाजित हो, अन्य से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, यानी लगभग इसके तीन गुणनखंड हो जाते हैं। यानी इसका भी परिभाषा एक नया बन के आता है कि ऐसी संख्या जो कम से कम तीन लोग से विभाजित हो, अधिकतम जाएगी तो ठीक है, कम से कम तीन लोग से विभाजित हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। चलिए इसके आगे हम आ जाते हैं। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। चलिए अभाज्य संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना होगा। तो
तो पहली अभाज्य संख्या में तो एक को लूंगा, ये आपको पता हो गया, एक नहीं होगा क्योंकि एक किसी पे से करता है। तो क्या होगी, 2 होगी, 2 के बाद 3, उसके बाद 5, 7, फिर आएगा 9। 9 ले लें क्या, 9 को नहीं लेंगे हम यहाँ पे। आपको समझना होगा 9 यहाँ क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि 9 हमारा 1 से भी करता है, ठीक है, 9 हमारा 9 से भी करता है, एक और स्वयं जो कट गया। क्या ये 9 किसी अन्य से करता है क्या, तो आपका जवाब होगा हाँ, ये 3 से भी कट जाता है, इसलिए 9 को हम यहाँ नहीं लेते। थोड़ा समझा रहे, 9 यहाँ नहीं आएगा, अभाज्य हम लिख रहे। उसके बाद से क्या होगा 11, अब आप समझ रहे होंगे, फिर 13, 15 को नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट सकता है, 15 से भी, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये 25 होंगी। गिनते हैं एक बार, 1 2 3 4, 2 6 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि अगर 1 से हम 100 तक की गिनती लिखेंगे तो हमें 25 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। कितनी अभाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्या मिलती है। तो आप पूछता कि 1 से लेकर 50 तक अगर लिखा जाए तो कितनी बनेगी, तो 50 तक अगर आप गिनेंगे तो 4 ये हो गए, 4 8, 2 10, 2 12, 13 14 और 1 15। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसे आप ले लीजिएगा, अभी से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। उस प्रश्न को हम बोलते रहे, पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 1 अंक की बात कर लिया। 1 अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आपका जवाब होगा 4 अभाज्य संख्या होती है। 2 अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो आपको पता ही होगा कि 25 अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक होते हैं, जिसमें 1 अंक की आपकी 4 निकल गई तो 2 अंक कितनी हो जाएगी, 21। यानी 2 अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 21 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे 2 अंकों की तो 97 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मिल जाएगी, क्या होगा, तो 11 हो जाएगा। यानी 2 अंकों की सबसे छोटी 11 हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी पूछे तो 97 हो जाएगा। सवाल पूछने का तरीका अलग होगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। 1 अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 4 हो जाएगा। 2 अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, 21 हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 25 हो जाएगा। 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 15 इसका आंसर होगा। ऐसे समझते रहेंगे और इसको बार बार हम लिखेंगे, क्योंकि इसको लिखने से क्या होगा, नंबर सीरीज में भी आपको फायदा मिलेगा इसका। अब हम ये बात डिसाइड करेंगे कि अगर हम 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखने पर हमें अभाज्य संख्या 25 मिली है, 25 अभाज्य संख्या मिली है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाज्य कितनी होंगी। अगर हम पूछेंगे भाज्य संख्या, तो घटा के बोलने का तरीका थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। लगाएंगे कि 75 भाज्य संख्या मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि एक की गिनती अभाज्य में जब नहीं हो पाई तो भाज्य में उसकी गिनती क्या होगी। एक को हम ना भाज्य में रखते हैं ना अभाज्य में रखते हैं, एक को हटा देते हैं। यानी इस बात का उत्तर क्या हो जाएगा, 25 तो अभाज्य होंगी, लेकिन 75 मेरा भाज्य ना होगी, उसमें हम एक अंक को हटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 74 भाज्य संख्याएं मिलेंगी। और एक पूछेगा तो एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है, एक ना भाज्य ना अभाज्य, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इतनी बातें हम लोग समझ गए। एक बार छोटा सा इसका रिवीजन लेते हैं। इस वीडियो में वो बहुत लंबा नहीं रखेंगे, छोटा ही रखेंगे, अगले से इसको स्पष्ट कर ले जाएंगे अगली वीडियो से।
प्राकृतिक संख्या के बारे में डिस्कस किया, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। हमने पूर्ण संख्या के बारे में जाना, 0 से अनंत तक को पूर्ण बोलते हैं। हमने सम संख्या के बारे में जाना, जो संख्या 2 से कट जाए। अगर संख्या हमारा 2 से विभाजित हो जा रही है, 2 से विभाजित हो जा रही है तो सम हो गई। अगर संख्या 2 से विभाजित ना होती है, अगर संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पा रही है तो विषम हो गई। अब आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अभी हम लोगों ने इसके बारे में समझा है। भाज्य संख्या छोटे, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अभाज्य की परिभाषा हमने दिया कि 1 से कटे, स्वयं से कटेगी तो अभाज्य हो जाएगा। और भाज्य की बात करूंगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, अभाज्य। हमने सबसे छोटी अभाज्य संख्या को क्या माना, 2। क्यों नहीं 1 को ले लिया, क्योंकि 1 सिर्फ 1 से कटता है, उसके 1 गुणनफल होते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या लिया, 4 लिया। क्यों, क्योंकि ये 1 से भी कटता है, अन्य से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है। यानी ये 1 से भी कट जाता है, ये 2 से भी कट जाता है, ये 4 से भी कट जाता है। तो ये परिभाषा आता है कि 1 से भी कट जाता है, स्वयं से और अन्य से। तो क्या हो जाती है, पहली अभाज्य संख्या मेरी 4 और पहली अभाज्य संख्या 2। दूसरी अभाज्य संख्या मेरी 3 हो जाएगी, क्योंकि 1 से कटता है, 3 से। हमने ये बात को जाना कि 1 से लेकर 100 तक अगर हम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो कितनी अभाज्य संख्या मिलती है, 25। और अगर 1 से लेकर 100 तक हम भाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे तो हमको 74 मिलते हैं, क्योंकि मिलना तो चाहिए 75, लेकिन एक हमारा ना भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा 74। इस वीडियो में हमने जाना क्या क्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। उसके बाद से हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको जोड़ना और घटाना बताया था। 1 मिनट उसको भी हम समझा देते हैं, फिर वीडियो को यहीं रोकेंगे। फिर दूसरी वीडियो से हम नंबर सिस्टम के अन्य कॉन्सेप्ट को आपको बताएंगे। हमने आपको जोड़ में बताया था कि अगर 2 वैल्यू पॉजिटिव वाले होंगे तो इसको जोड़ लेना। जैसे हमने कहा 8 और 10 तो कह देंगे 18 हो गए, दोनों पॉजिटिव थे इसलिए जुड़ गए। हमने कहा -8 - 10 कितना होगा, तो इसका उत्तर -18 होगा। दोनों अगर वैल्यू है, दोनों माइनस में है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। हम किसी दुकान से 8 रुपये का कुछ सामान लेके आए और पैसे नहीं दिए, दुकानदार मेरा उस पैसे को अपने अकाउंट में डायरी में लिख लेगा। किन से लेना है, अगले दिन गया फिर से 10 का सामान एक बार और ले आया, तो अब हम उस दुकानदार के कुल कितने पैसे बाकी हो गए, तो इसका जवाब होगा कि 8 पहले दिन का बकाया, 10 दूसरे दिन का बकाया, तो कुल कितना बकाया, 18। यानी हम उस दुकानदार का टोटल कितना बाकी हो गया, 18 बाकी हो गए। अगर हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा स्टेप होता है -8 + 10। इसको भी हम समझ लेते हैं एक बार और से। अगर हम 8 रुपया किसी से लिए और उसको उसके बदले हम 10 दे दिए, तो उसको ज़्यादा कितना दे दिए, उसको ज़्यादा हम 2 रुपये दे दिए, तो इसका उत्तर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। बहुत जानकारी इसका सवालों में इसका यूज पड़ेगा, वरना आप घटा ही नहीं पाएंगे क्या मतलब इसका उत्तर। और इसी का उत्तर अगर दे दिया -10 + 8 दे दिया, इसका मतलब हम किसी से 10 रुपये उधार लिए थे, उसको कितना दे दिए, 8 रुपये दे दिए। तो इसका मतलब अब उसको अभी हमें कितना और देना है, कितना हम उसका बाकी है, तो इसका मतलब अभी हम उसके 2 रुपये बाकी है। ये 4 कॉन्सेप्ट आपको जरूर सीखने होंगे। और इसका एक और लास्ट में कि अगर हम किसी से 10 लिए और उसको 10 दे दिए, तो अब हमारा उसका हिसाब कितना हो गया, 0। ये हमारे नंबर सिस्टम का जो पहला वीडियो था, संख्या पे बेसिक था। अभी ये पूरा तो एंड नहीं हुआ, अभी ये लगभग 50% एंड हुआ है। इसका दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम जानेंगे, यहाँ पे तो हम जान चुके प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके बाद हम जानेंगे क्या, वो अगला टॉपिक मेरा रहेगा। इसके बारे में हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, फिर अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, पूर्णांक क्या होता है उसको बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे काल्पनिक संख्या क्या होती है, वर्ग संख्या क्या होती है, घन संख्या क्या होती है, वर्गमूल संख्या क्या होती है और घनमूल क्या होती है। ये सब हम आपको बताएंगे इसके आगे वीडियो में। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं रोकते हैं। ये वीडियो बहुत आधे घंटे के अप्रॉक्स हुआ होगा लगभग। आप लोग इसे देखिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको हेल्प मिलता है तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और
इससे इस वाली वीडियो से आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाएगा। हम पूरी वीडियो को आपको बना के सिखाएंगे संख्या पद्धति में कितना पढ़ना है। पूरा अगले वीडियो पे हम इस पे टॉपिक भी डिस्कस कर देंगे, क्या क्या हम पढ़ाएंगे, सारा शेड्यूल हम डिस्कस कर देंगे। बस आज इतना ही। जय हिंद।